अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वीवर्स, डियर ऑडियंस, डॉक्टर राशिद काजी यूनानी एकेडमी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे रोज़ा एंड डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्योंकि दिन ब दिन आम होती जा रही है, ये एक ऐसा हेल्थ हैज़ार्ड है जो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए चैलेंज है और हमारे सामने रमज़ानुल मुबारक का महीना है। तो हम आज के सेशन में हमारे मेहमान डॉक्टर इमरान हाफिजी साहब का इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर इमरान हाफिजी साहब मशहूर फिजिशियन है, मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट है। इंशाअल्लाह हम डॉक्टर इमरान हाफिजी साहब से अपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रहनुमाई हासिल करेंगे इस सेशन में। डॉक्टर इमरान हाफिजी साहब, आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया डॉक्टर राशिद काजी साहब। सर, सबसे पहले मैं आपको रमज़ान करीम की मुबारकबाद देता हूँ, अपने नाज़रीन को रमज़ान करीम की मुबारकबाद देता हूँ। सर, इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर आजकल डायबिटीज़ इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है? पहले हम देखते थे कि बड़ी उम्र के लोगों को डायबिटीज़ होती थी और उसका रेशो बड़ा कम होता था। बहुत कई 100 लोगों में एक आध कोई डायबिटिक मिलता था। अब हर तीसरा चौथा आदमी प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन में है। तो सर ज़रा आप इस पर रोशनी डालें कि ये इसके असबाब क्या है, डायबिटीज़ क्यों इतनी कॉमन होती जा रही है और कैसे हम अपने आप को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया सवाल डॉक्टर राशिद साहब। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ का वाकई काफ़ी कॉमन है और इंडिया जो भारत, हम सबसे सेकेंड लार्जेस्ट डायबिटिक पेशेंट्स है पूरे दुनिया में। पहली चाइना है और हम सेकंड नंबर है। और मेरा मानना है कि आगे जाके हम डायबिटीज़ कैपिटल बनने में हमको कोई देर नहीं लगेगी आने वाले 2-3 सालों में। डायबिटीज़ आम होने के कारण अपनी लाइफस्टाइल है, जो हम लोग अभी एट प्रेजेंट हम लोग की लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है। इनएक्टिविटी ज़्यादा है, ओबेसिटी भी राइज पे, यानी मोटापा भी राइज पे है। और दूसरी बात कि मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा है। पहले के ज़माने में मेंटल स्ट्रेस कम होता था, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती थी और फिटनेस ज़्यादा रहती थी, मोटापा कम रहता था। और आज के ज़माने में जो फास्ट फूड का ट्रेंड चला है, बाहर खाने का ट्रेंड चला है, वो भी एक कारण है डायबिटीज़ आम होने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ फूड एंड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये दोनों चीज़ की वजह से डायबिटीज़ आम हो रही है। बहुत शुक्रिया सर। अगर हम डायबिटीज़ से अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं, तो हमको स्ट्रेस फ्री लाइफ की आदत डालनी पड़ेगी, हमको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी पड़ेगी, हमको अपना मेंटल स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, हमको अपना फूड सिलेक्शन के बारे में कॉन्शियस होना पड़ेगा। सर, रमज़ानुल मुबारक सामने है, मैं आपको रमज़ान करीम की मुबारकबाद देता हूँ। आप माशाल्लाह बड़े नेक फिजिशियन है, बड़े इखलास के साथ मरीज़ों का इलाज करते हैं। आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, आप एक दीनदार डॉक्टर है जो डायबिटीज़ को भी समझते हैं और रोज़े को भी समझते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि क्योंकि आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो डायबिटीज़ के मरीज़ों को, किन मरीज़ों को रोज़ा रखना चाहिए और किन मरीज़ों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए? जी, खूब। डायबिटीज़ और रमज़ान जो आज का अपना थीम है, उस बारे में थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा कि किसको रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि आपको रोज़ा नहीं रखना है तो थोड़ा आपको ऑफेंडेड फील होगा, लेकिन रोज़ा डेफिनेटली एक फ़र्ज़ है जो सबको रखना चाहिए, हर बालिग औरत और मर्द को। लेकिन इस्लाम भी एक फ्लेक्सिबल रिलीजन है अपना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर बीमार है तो रोज़ा रखना ज़रूरी है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से प्री असेसमेंट टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और इसकी तैयारी आपको 2-3 महीनों से पहले से ही आपको शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपका शुगर ज़्यादा है, आपका शुगर का कम नहीं हो रहा है और कंट्रोल में नहीं है, तो आपको पहले प्री असेसमेंट रिस्क करना चाहिए। अभी रिस्क फैक्टर्स में काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आप रोज़ा नहीं रखना मुनासिब होता है, जिस पे आपके जान का ख़तरा होता है। कई पेशेंट है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपको किडनी का मर्ज़ है और आप डायलिसिस पर है तो आपके लिए रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता है। और अगर आप टाइप 1 डायबिटिक है और आपका शुगर बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है और आप रोज़ा रखोगे तो आपका शुगर इतना बढ़ जाएगा कि आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाली मेडिकल कंडीशन में चले जाओगे और आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप 1 डायबिटीज़ मरीज़ों को भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए जिनका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है।
और तीसरी कैटेगरी वो है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है जिनको डायबिटीज़ है और वो मल्टीपल इंजेक्शन ले रहे हैं, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, और गोलियों के अलावा इनको इंजेक्शन भी लगता है, तो वो भी रोज़े से एग्जेम्प्ट है शरीयत के हिसाब से। हम लोग शरीयत के हिसाब से ही बात कर रहे हैं कि कौन कौन एग्जेम्प्टेड है। और ऐसे मरीज़ जिनको रोज़ा रखने से उनके जान पे ख़तरा आ सकता है, जिनको हार्ट की काफ़ी मेजर कंडीशंस है, जिनको दवाइयाँ स्किप नहीं कर सकते दोपहर की, जो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ऐसे भी लोगों को रोज़ा रखने को एग्जेम्पशन है। तो इन शॉर्ट, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, और दूसरा और एक चीज़ कि अगर आपको हाइपोग्लाइसेमिया बार बार हो रहा है, लास्ट 3 महीने में अगर आपको हाइपोग्लाइसेमिया के एपिसोड्स आ गए, तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और अगर रोज़ा रखना भी है तो आपको असेसमेंट करवाना पड़ेगा आपके डॉक्टर के पास। एक रिस्क स्कोर है, अगर आपका रिस्क स्कोर उसके नीचे आता है तो आप रोज़ा रखने के लिए काबिल है, वरना आपके डॉक्टर आपकी दवाइयों को एडजस्ट करके, कुछ एडजस्टमेंट करके रोज़ा रखने के लिए कहेंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि इस्लाम में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, लेकिन मरीज़ और मुसाफिर के लिए गुंजाइश भी है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने मुआलिज से मशवरा करें और मुआलिज के मशवरे के मुताबिक रोज़ा रखें। सर, इसमें मैंने 2 चीज़ें देखी अपनी प्रैक्टिस में कि कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज़, बहुत रिस्क पे होते हैं, लेकिन वो रोज़ा छोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं कि जिनको हम बोलते हैं कि आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन फिर भी रोज़ा छोड़ देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमको बैलेंस होना चाहिए। इस्लाम में भी मियाना रवि की हिदायत दी गई है। हमको हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर की, हमारे मौलिज के मशवरे से, अगर हमको उस पर इत्मीनान नहीं है तो हमको अपने करीबी इमाम और मुफ्ती साहब से पूछ लेना चाहिए कि हमारा मौलिज हमको ये मशवरा दे रहा है तो क्या उसका मशवरा मानना हमारे लिए मुनासिब है। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि अगर डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ा रखते हैं तो उनको डायबिटीज़ में किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और उनको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जी, अगर आपके अपने मरीज़ को किसी डॉक्टर ने रोज़ा रखने की इजाज़त दे दी तो कुछ चीज़ें उसको ध्यान देनी चाहिए कि सबसे पहले कि वो उसका शुगर मॉनिटर करिए रेगुलरली, 2-3 घंटे में, हो सकता है तो 4 घंटे में, क्योंकि डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को सबसे ज़्यादा खाली पेट में जो कॉम्प्लिकेशंस आती है वो है हाइपोग्लाइसेमिया की। और हाइपोग्लाइसेमिया एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है कि आपको उस टाइम पे आपको रोज़ा तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपका हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो उसके लिए आपको जो सहरी है वो बराबर करनी चाहिए, सहरी को स्किप नहीं करना चाहिए। उमूमन तौर पर बहुत बार देखते हैं कि कुछ लोग सहरी बहुत जल्द कर देते हैं। तो पहली एहतियातन डायबिटीज़ वालों को करना है कि सहरी जितना हो सके उतना लेट करें ताकि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं रहे पूरे दिन में। दूसरी बात है कि अभी गर्मी में रोज़े आ रहे हैं, रोज़े की ड्यूरेशन भी लंबी होगी, तो वो दरमियान आपको डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए आपको ओवर एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। अगर फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसको कैसे लिमिट कर सकते हैं वो आपको एहतियात करना चाहिए। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी वाला जॉब कोई ज़्यादा हो हो सके उसको बैर मिनिमम कर दीजिए, ज़रूरत पड़ने पर ही कीजिए। तीसरा है कि जैसे ही रोज़ा खुल जाता है तो आपको आपकी जो भी फ्लूइड डेफिसिट है वो दरमियान पूरे रोज़े से सहरी के दरमियान आपको उसको पूरा डेफिसिट उसको पूरा करना है, प्लस उसको पॉजिटिव बैलेंस में रखना है ताकि नेक्स्ट रोज़े के लिए वापस डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये मोटे मोटे चीज़ें हैं जो आपके मरीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने बताया कि अगर डायबिटीज़ के पेशेंट अगर वो कंट्रोल डायबिटीज़ हैं तो रोज़ा रख सकते हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद अगर वो प्री असेसमेंट कर ले अपने फिजिशियन से तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा होगा कि वो बहुत कंफर्टेबली पूरे रमज़ान गुजार पाएंगे। तीसरी चीज़ जो सर ने बताई कि रोज़े में सबसे ज़्यादा डर हाइपोग्लाइसेमिया का होता है और डिहाइड्रेशन का होता है। तो आप ये कीजिए कि अगर आप पॉसिबल हो, आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब से छुट्टी ले लें, या आप कम से कम जॉब के आवर्स लिमिटेड कर दें ताकि आप रमज़ान में अपनी जॉब के साथ अपने रोज़े भी रख सकें। आपको मतलब लिथार्जिक फील नहीं होना चाहिए, आपको लूज़ फील नहीं होना चाहिए, आपको डल नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है कि आप डायबिटिक है और आपने रोज़ा रखा है और आप डल हो रहे,
2-3 बजे के बाद तो आपको अपनी तमाम एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट करके, अगर डलनेस बढ़ रहा है तो आपका ब्लड शुगर मॉनिटर करना चाहिए, और अगर ब्लड शुगर मैं समझता हूँ सर 50 से नीचे चला जाता है तो आपको इफ्तार कर लेना चाहिए, आपको गुंजाइश है, फिर आप अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। सर मेरा अगला सवाल ये है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को या प्री डायबिटिक पेशेंट्स को जो मेडिकेशंस पर है और वेल कंट्रोल्ड है, तो उनको सहरी में ऐसी क्या चीज़ें लेना चाहिए कि जिसकी वजह से उनको पूरा दिन एनर्जी रहे, पूरा दिन उनको लेथार्जिक फील ना हो या डिहाइड्रेशन और हाइपोग्लाइसेमिया में ना जाएं। उसी तरह उनको इफ्तार में क्या लेना चाहिए, उनको डिनर में क्या लेना चाहिए, ये ज़रा प्लीज़ इस पर गाइड करें सर। जी डॉक्टर राशिद साहब, सबसे पहले है कि जो आपका जो सहरी का मील रहता है, अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो सहरी में जितना हो सके उतना कार्बोहाइड्रेट्स ले लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने की यूजुअली हम लोग सलाह देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसके लिए क्योंकि वो टाइम पे वो शुगर को स्लोली बढ़ाता है और स्लोली ब्रेक डाउन भी करता है, तो एकदम अक्यूट यानी एकदम फ़ौरन स्पाइक भी शुगर नहीं बढ़ेगी और आपका पूरे दिन के दरमियान हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम रहेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग कहते हैं कि मल्टीवीट ब्रेड या मल्टीवीट रोटी या मल्टीग्रेन रोटी आप खाएंगे तो उसमें आपका ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। हो सके तो थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स ले लीजिए ताकि वो थोड़ा फैट कंटेंट बढ़ेगा, तो यूजुअली पूरे दिन के रोज़े में भी वो लो शुगर होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और आपको चाहिए थोड़ा राइस कंटेंट भी ले ले तो वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और बात आती है अगर इफ़्तार खोलने के टाइम पे, तो सबसे पहले आपको आपका फ्लूइड डेफिसिट पूरा करना है। यूजुअली हम लोग ग्लूकोज वाले पानी को मना करते हैं और आमतौर पर शरबत, इतनी प्यास होती है रोज़े में तो आमतौर पर शरबत तो पिया ही जाता है, लेकिन डायबिटीज़ वालों को हम लोग मना करते हैं कि डायरेक्ट ग्लूकोज मत लीजिए। तो ऐसे में आपको सब्ज़े का पानी वो सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट है आपके डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए। और फिर लस्सी है जो आप शुगर फ्री बना सकते हैं, उसमें शुगर फ्री पाउडर डाल के आप वो लस्सी पी सकते हैं, तो वो भी आपका डिहाइड्रेशन दूर होगा। दूसरा है कि एकदम फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है, फ्रूट्स कंटेंट्स ज़्यादा लेना है, कुछ फ्रूट्स अवॉइड करना है जैसे कि आम, बनाना है, ग्रेप्स है और चिक्कू है और सीताफल है। बाकी सब फ्रूट्स आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई फ्रूट जूस पीना है तो सबसे बेस्ट डायबिटीज़ वालों के लिए है कि अनार का जूस उनके लिए सबसे बेस्ट है, जो सबसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और बाकी डिनर में आपको लाइट डिनर लेना है, रोटी और जो भी आपका सालन है या जो भी है वो लेना है, क्योंकि फिर आपको वापस कार्बोहाइड्रेट आपको सहरी में लेना है। तो आप डिनर में कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना है और सहरी में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेना है। बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया कि डायबिटीज़ के पेशेंट को रमज़ान में बहुत स्ट्रिक्ट डायबिटिक डाइट पर नहीं रहना चाहिए, उनके लिए थोड़ी सी गुंजाइश है क्योंकि वो 14 घंटे की फास्टिंग पर है, स्पेशली सहरी में, ताकि हाइपोग्लाइसेमिक अटैक ना हो सके। सर ने बताया कि इफ्तार में केला, आम, चीकू, सीताफल और अंगूर, ये जो 5 फल है ये वैसे भी डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए और रमज़ान में भी नहीं लेना चाहिए। और जो फल ले सकते हैं उनमें अनार है सबसे बेहतर, तरबूजा या कलिगर भी ले सकते हैं, खरबूजा भी ले सकते हैं, पपीता भी ले सकते हैं और स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। तो ये तमाम फ्रूट्स आपकी इफ्तारी में हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे हम पेशेंट को बोलते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को बेकरी आइटम से बहुत स्ट्रिक्टली बचना चाहिए, लेकिन रमज़ान में जैसा सर बता रहे हैं कि सहरी में आप थोड़ा सा बेकरी आइटम ले सकते हैं ताकि आपका फुल डे शुगर लेवल मेंटेन रहे। मल्टीग्रेन आटा वगैरह सर ने बताया। सर मेरा सवाल यह है कि हाइपोग्लाइसेमिया जो आप बता रहे हैं और आपने एक टेक्निकल चीज़ बताई, मैं चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए हमारी उम्मत तक इसको थोड़ा और आसान ज़बान में पहुंचाऊं कि सर कैसे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और हाइपोग्लाइसेमिक जो अटैक है, एपिसोड है, मरीज़ कैसे अपने आप को ये पहचाने कि मुझको हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, वो क्या अलामात होती है, वो क्या सिम्टम्स होती हैं, प्लीज़। सबसे पहले तो आपको क्या मॉनिटर करना है और कब मॉनिटर करना है, क्योंकि सहरी हम लोग 4-5 बजे तक हो जाती है, तो उसके बाद उमूमन फजर के बाद हम सो जाते हैं और फिर उठते हैं।
तो यूजुअली आपका फास्टिंग अगर सहरी के लास्ट अगर हम मील्स देखेंगे तो वहाँ से आप 6 घंटा पकड़ेंगे तो 11-12 के बीच में आपके पूरा खाली पेट हो जाता है। तो वो दरमियान आपको शुगर चेक करना है कि आपका शुगर कौन से लेवल पे है। काहे से चेक करना है सर? ब्लड ग्लूकोमीटर आता है, उससे करना है या मॉनिटरिंग किट से? एक 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर जो बहुत आम है और हर मेडिकल स्टोर में मिलता है, उससे आप चेक कर सकते हैं, उसको सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। दूसरा आता है सेल्फ मॉनिटरिंग कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे डॉक्टर राशिद साहब बताए, उसमें एक सेंसर आता है जो आपके बैक हैंड यानी फोरआर्म पे के पीछे की तरफ लगता है और वो बहुत ही अच्छा डिवाइस है इसके लिए क्योंकि उसमें आप तक 14 दिन तक वो सेंसर यूज़ कर सकते हो। एक बार वो उसकी कॉस्टिंग अभी 5000 है और अभी अगर आप कंपनी से फर्स्ट टाइम लेते हैं तो 5000 का रीडर आता है और 5000 का एक सेंसर आता है, बट स्टार्टिंग के लिए उन लोग 5000 में 2 सेंसर लेते हैं। तो उसका एडवांटेज ये हो जाएगा कि 28 दिन आपके रोज़े के कवर हो जाएंगे बार बार प्रिक नहीं करना और बार बार प्रिक नहीं करना पड़ेगा और आपको जब मन चाहिए आप अपना रीडर उधर लगा देंगे तो आपको करंट लेवल ऑफ शुगर बता देगी। तो वो हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन हमारे जो भी मरीज़ जो उनको अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्डिंग है, मेरी राय ये है कि डॉक्टर राशिद साहब ने जो बताया है वो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम जो अबॉट कंपनी का आता है, अबॉट लिब्रे करके है, वो आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा और वो उसको लगाने के लिए कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, वो आप सेल्फ लगा सकते हो। और दूसरी बात उसमें एडवांटेज है कि आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी कर सकते हो, नहा सकते हो, वाटर प्रूफ है और उससे आपको बार बार प्रिक भी नहीं करना पड़ेगा। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ग्लूकोमीटर से चेक करना चाहिए हर 4 घंटे में, 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे और इफ्तार खोलने के टाइम पे। अभी हाइपोग्लाइसेमिया एक ऐसा मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें आपका शुगर बिलो 60 चले जाता है और बॉडी आपको कुछ साइंस और सिम्टम्स देती है कि आपका शुगर लो हो गया है। वो सिम्टम्स बेसिकली ये होते हैं कि आपके बदन में थरथराहट यानी वाइब्रेशंस चालू हो जाके कपकपी आती है, आपको घबराहट महसूस होती है, आपको भूख की काफ़ी शिद्दत लगती है और आपको पर्स्पिरेशन यानी आपके बॉडी में पूरा पसीना पसीना हो जाता है। तो ये 5 सिम्टम्स बहुत कॉमन है और इसमें से कोई भी 1-2 सिम्टम्स किसी पेशेंट्स को आएंगे, वो पेशेंट्स को जानना ज़रूरी है कि ये लो शुगर के सिम्टम्स है। 5 सिम्टम्स सभी पेशेंट्स को नहीं आएंगे, तो 5 सिम्टम्स में से आपको अगर लगता है कि कोई सिम्टम्स आपको आ रहा है तो फ़ौरन आप आपका शुगर चेक कर लीजिए, बिलो 60 दिखा रहा है या बिलो 70 तो डेफिनेटली लो शुगर है। ऐसे में आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए या रोज़ा खोल देना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आपने इसको एड्रेस नहीं किया तो आप मेडिकल इंड्यूस कोमा में जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप रोज़े की परवाह ना कीजिए क्योंकि अगर आपने रोज़ा तोड़ा है तो उसका फ़िदिया भी हम बाद में अदा कर सकते हैं, बट जान को ख़तरे में डाल के रोज़ा नहीं रखना है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत मुफीद मालूमात दी। मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि जो मरीज़ डायबिटीज़ के लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे है, मतलब 1 या 2 या 3 टैबलेट्स लेते हैं, और जो मरीज़ इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट पैटर्न रमज़ान में कैसे चेंज होना चाहिए, कैसे बैलेंस होना चाहिए कि उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहे और उनके रोज़े भी आफियत से गुजरे? सर इस पर थोड़ी रोशनी डालें प्लीज़। जी ज़रूर। आम तौर पर गैर रमज़ान के हिसाब से हम जब गोलियां या इंसुलिन लिखते हैं तो हम उसके 24 आवर्स कवरेज का असेसमेंट करते हैं क्योंकि उस दरमियान हम लोग की मेजर 3 मील्स जाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो रमज़ान में मोस्टली 2 ही मील हो जाती है और वो भी काफ़ी डिस्टेंस अपार्ट हो जाती है, जैसे अपने समर में 12 घंटे अपार्ट मील हो जाती है। तो दरमियान हम लोग को लंच का भी असेसमेंट करना पड़ता है कि लंच पेशेंट नहीं लेने वाला है। तो इसके लिए जो भी हमारी अगर पेशेंट अगर 3 गोली ले रहा है या इंसुलिन भी ले रहा है तो उसका डोज, सहरी का डोज काफ़ी 50% से कम कर देना चाहिए। अभी उसमें से वो कौन से क्लास की गोली ले रहा है, अगर सल्फोनाइल यूरिया ले रहा है जिससे शुगर जो इंसुलिन सिक्रीट करता है बॉडी में, तो उसको 50% से कम कर देना चाहिए। इंसुलिन मोर देन 40-50% कम कर देते हैं सहरी का,
इसके मुकाबले में हम इफ़्तार का डोज बढ़ा देते हैं, क्योंकि इफ़्तार में आम तौर पर काफ़ी हैवी मील्स हो जाता है और डिनर के बाद भी सहरी का भी वक्त कम हो जाता है। गोलियों का जो डोज़ हमने सहरी में कम किया था उसको हम लोग यहाँ इफ़्तार में कवर कर देते हैं। जो इंसुलिन का डोज़ हमने सहरी में कम किया था वो इधर हम लोग इफ़्तार के टाइम और तरावी के बाद के जो डिनर है उसके टाइम हम लोग एक्स्ट्रा डोज दे देते हैं। तो ये इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है। आपका जो भी गोली या जो भी इंसुलिन है वो डॉक्टर आपको आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से इंडिविजुअलाइज करके देगा। इसके लिए प्री असेसमेंट ज़रूरी है, ड्यूरिंग असेसमेंट भी ज़रूरी है रमज़ान के बीच में, और आफ्टर रमज़ान भी असेसमेंट ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर वैसे हमारा तजुर्बा रहा कि रोज़ा सिर्फ फास्टिंग नहीं है, एक रूहानी इबादत है, एक जिस्मानी इबादत के साथ एक रूहानियत की तक़वियत का ज़रिया भी है। तो सर मैंने देखा है कि अगर एक पेशेंट है डायबिटीज़ बिलो 250, अगर उसका दोपहर का खाना मिस हो जाता था किसी वजह से तो उसको शाम तक चक्कर आना शुरू हो जाते थे, लेकिन रमज़ान में वो सहरी करके इफ्तार तक फिट रहता है। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से रूहानी ताकत भी हमको मिलती है, क्योंकि हम अल्लाह का हुक्म बजा ला रहे हैं, ये हम सिर्फ फास्टिंग नहीं कर रहे। तो उस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती मालूमात दी। अगर आपकी डायबिटीज़ 250 तक है, वेल कंट्रोल्ड है, तो आपको सहरी की ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या तो नहीं लेना चाहिए या कम लेना चाहिए अपने मुआलिज के मशवरे से, और फिर उसी दवा का जो भरपाई है, जो तलाफ़ी है, इफ्तार के बाद और रात में हो जानी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि ये मालूमात जो आज के डिस्कशन से आपको मिली इंशाअल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको रमज़ानुल मुबारक की पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक और ताकत और सेहत अता फ़रमाए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन अगर आपके जहन में कोई सवालात है, क्योंकि हम ये छोटे से सेशन में बहुत ज़्यादा कवर अप नहीं कर सकते थे, तो अगर आपके जहन में कोई सवालात है डायबिटीज़ और रोज़ा को लेकर या डायबिटीज़ एंड फास्टिंग को लेकर, तो आप ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में डालिए। इंशाअल्लाह हम सर से रुजू करके और हम अपने इल्म के मुताबिक और सर से रुजू करके उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। रमज़ान करीम मुबारक, रमज़ान करीम मुबारक सर। आपको भी शुक्रिया।